दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, रुपया मजबूत करो वगैरह वगैरह। तो आज इन सब का मतलब समझेंगे कि आखिर जब रुपया गिरता है तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नमस्कारम दोस्तों, मैं स्टडी महागुरु स्वागत करता हूं आपका स्टडी के एक ऐसे चैनल पर जहां पर पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आसान बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, इतना इजी लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और खास करके जो मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं, वो तो चाहे कहीं भी छान मार ले, पूरा यूट्यूब देख ले, ये टॉपिक उनको हिंदी में वैसे भी इजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो भी आधा अधूरा मिलेगा। और बहुत सारे भारी भरकम वर्ड्स, डाटा वगैरह बहुत सारा मतलब मिला के मिलेगा ये टॉपिक, जिससे क्या होता है, इजी लैंग्वेज बाहर निकल के नहीं आ पाती। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा इजी करके एक आम आदमी की जो लैंग्वेज होती है उसमें मैं समझाने की इसको कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, हमको कड़ी कोई भी मिस नहीं करनी है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आज का पूरा लेक्चर आपको 100% ध्यान के साथ देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कि इसका मतलब क्या होता है, रुपए गिरना है या फिर कोई भी मुद्रा की कमजोरी, ताकत, ये सब क्या होता है, ये सब समझेंगे। उसके बाद हम अपने देश की स्थिति देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि आखिर कोई देश कभी कभी जानबूझकर भी अपनी मुद्रा की वैल्यू गिराता है तो वो कब करता है, उसे करने से क्या फायदा होता है, ये सब भी हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि किसी भी मुद्रा की कीमत से आखिर मतलब क्या है। इसका क्या मतलब, इस सवाल का क्या मतलब है, पहले तो ये समझते हैं कि देखिए, हम अक्सर बोलते रहते हैं कि यह मुद्रा कमजोर है, यह मुद्रा ताकतवर है। तो आखिर कोई मुद्रा कमजोर या ताकतवर कैसे हो जाती है, ये समझना भी जरूरी है। तो एक बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए, ये एक देश का एग्जांपल लिया है मैंने, जिसमें कोई दो बंदे हैं। मान लीजिए आप हो और ये कोई दूसरा बंदा है। इसके पास है अनाज, ठीक है, बहुत सारा अनाज है। आपको भूख लगी, कहा भाई मुझे ये अनाज दे। तो आपने कहा ठीक, तो इसने कहा ठीक है, मैं तुझे अनाज देता हूँ। तो इसने आपको अनाज दिया, तो फ्री में तो देगा नहीं, बोलेगा भाई तू भी मुझे कुछ दे। तो आप गए अपने घर के अंदर, आपने कागज़ का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगाई, सिग्नेचर किया और बोला ये ले। तो इसने कहा क्या करूँ इसका। तो आपने कहा तूने तूने मुझे अनाज दिया, मैं तुझे ये देता हूँ। तो ये लेगा क्या, ये बोलेगा नहीं चाहिए तेरा ये कागज़ का टुकड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये कागज़ का टुकड़ा ले लेता है तो कोई दूसरा दुकानदार जहाँ इसको कुछ चीज़ चाहिए होगी, तो वो दूसरा दुकानदार इसको इस कागज़ के टुकड़े के बदले में कुछ भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस टुकड़े के कागज़ जो आपने दिया है, कागज़ का टुकड़ा, उसका कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है, उसकी कोई, उसके बदले में कोई सामान आ ही नहीं सकता, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। यानी कि वही कागज़ का टुकड़ा चलेगा जिसके बदले में कुछ सामान हो, यानी जिसकी डिमांड हो, वही कागज़ का टुकड़ा चलेगा। और उसी को बोलेंगे मुद्रा, जो कोई देश की सरकार फिक्स कर देती है कि हमारे यहाँ इस कागज के टुकड़े की वैल्यू है, यानी उस नोट की वैल्यू है, वो हमारे देश की मुद्रा है, इसके बदले में सामान मिलेगा। अब ये तो हुई देश की बात और मुद्रा की एक बेसिक बात, जो एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमको रहता है, लेकिन यहाँ से मैं चीज़ें लिंक करूँगा। अब बात करते हैं विश्व की, यानी वर्ल्ड की। देखिए, मैंने ये पूरा वर्ल्ड लिया है, ऐसा इमेजिन करना है आपको। और जो मैंने ये सर्कल बनाए हैं ये हैं देश, और जो मैंने ये डॉट डॉट बनाए हैं ये हैं उन देश की कंपनियां। ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अब वो कंपनी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब क्या है, उन देश की कंपनियां हैं। अब फिलहाल एक बार ऐसे मान लीजिए कि अभी किसी भी देश की मुद्रा कमज़ोर वगैरह नहीं है, सभी एक जैसे हैं। अभी सभी अपने अपने देश में मस्त हैं, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं। अब अचानक से, अब जाहिर है कि सब चीज़ें एक देश में होती नहीं है, बाहर से भी मंगवानी पड़ती है। अब मान लीजिए अचानक से इनको कुछ कमी पड़ गई चीज़ों की, तो कहा भाई बाहर से मंगवाते हैं। तो मान लीजिए इस देश ने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, इसने कहा मुझे, सब अपनी अपनी डिमांड बताई। अब मान लीजिए कि ये वो देश है जिसको औरों से कुछ नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर है, लेकिन ये दूसरों की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो इसने कहा ठीक है भाई, तुझे ये चाहिए ले, तुझे चाहिए ये तू भी ले, तुझे कोई आ चाहिए ये तू ले, सबकी ज़रूरतें इसने पूरी कर दी। अब जाहिर है कि ये बदले में कुछ और लेगा इनसे, अब खाली फ्री थोड़ी देगा, सामान दिया है तो बदले में कुछ तो लेगा ही। तो इस कंपनी वाले ने बोला कि भाई मैंने तुम्हें ये माल जो तुम्हें चाहिए था मैंने तुम्हें प्रोवाइड करा दिया है, तुम भी बदले में कुछ दो। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने देश की
करेंसी देंगे, मुद्रा देंगे कि भाई ये लो ये लो ये लो। तो ये कंपनी वाला उन्हें लेगा क्या? ये बोलेगा भाई तुम्हारे देश की मुद्रा का मैं क्या करूं। अब मान लीजिए कि वो देश कौन सा है जो सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। मान लीजिए वो है यूएसए, अमेरिका, और इस देश की डॉलर है करेंसी। तो ये क्या बोलेगा, मुझे डॉलर दो, मैं तुम्हारे देश की करेंसी का करूं क्या, मेरे देश में तो डॉलर चलता है, मैंने तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की है तो मुझे मेरी करेंसी दो। कि भाई ठीक है, बोल तो सही रहा है, लेकिन हम डॉलर लाए कहाँ से, हमारे पास तो अपने अपने देश की करेंसी है। तो अब यहाँ पर एक सिस्टम रोल में आता है जिसका नाम है विदेशी मुद्रा बाजार, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसका क्या रोल है, इमेजिन कीजिए कि ये काउंटर लगा है, यहाँ पर एक बंदा बैठा है जो क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हें जैसी करेंसी चाहिए, जिस देश की करेंसी चाहिए, मैं अवेलेबल कराऊंगा। कि ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए अब ये देश इसके पास आता है कि भाई ठीक है, तो ये बोलेगा हाँ बोलिए, हम आपकी क्या मदद करें। तो ये बोलेगा कि मैंने इस देश से, अभी यूएसए हम बोल रहे हैं इसको, तो मैं यूएसए ही बोलूँगा। तो ये बोलेगा कि मैंने यूएसए से यानी अमेरिका से $1 का सामान लिया है, तो मुझे अब उसे $1 देना है, तो आप मुझे $1 दीजिए। तो ये बोलेगा ठीक है, ये ले $1। अब ये भी इसे देगा थोड़ी फ्री में, बोलेगा भाई तू भी मुझे कुछ बदले में दे या जमा करा। तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे पास तो अपने देश की करेंसी है, मैं तो मेरे देश की करेंसी ही दे सकता हूँ आपको। तो ये बोलेगा बहुत बढ़िया, दे दे। अब यहाँ से देखना कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उछल के। अब जब इसने इसको $1 दिया तो ये बोलेगा इसको कि भाई तुम अपने देश की करेंसी जमा कराओ। तो ये कहेगा ठीक है, कितनी कराऊँ। तो अब ये जो इसको जवाब देगा ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये इसे बोलेगा कि भाई तुमने $1 में जो सामान मंगाया है, मान लीजिए ये वो सामान है, तो यही सामान लेने के लिए तुम्हारे देश में तुम्हारी करेंसी के कितने नोट खर्च करने पड़ेंगे, वही मुझे यहाँ पे जमा कराओ। तो यहाँ से पता चलता है वैल्यू $1 की और उस देश की करेंसी की आपस में, रेस्पेक्टिव में, उसके रिलेशन में, कंपैरिजन में क्या है वैल्यू, ये यहाँ से निकल के आता है। यानी मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं चीज़ों के हिसाब से करेंसीज की वैल्यू देख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा और आसान समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दो परिवार है, परिवार ए, परिवार बी, और ये कोई पत्थर तोड़ना है, सेम पत्थर, ठीक है। पहले इस परिवार को बोला कि भाई तुम ये पत्थर तोड़ो। अब मान लीजिए इस परिवार से 4 मेंबर निकल के आए। कितने निकल के आए, 4 मेंबर, और इन्होंने चारों ने मिल के इस पत्थर को तोड़ दिया। अब हम सेम पत्थर लेके आए, एक और पत्थर लेके आए, और अब बोला भाई इस परिवार को बोला कि तुम तोड़ो। अब मान लीजिए इस परिवार का एक ही बंदा काफी था और इसने इस पत्थर को तोड़ दिया। ये सीन देखने के बाद आपके मुंह से क्या निकलेगा कि भाई वाह, परिवार बी के सदस्य तो बड़े मजबूत है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या कि परिवार को रिप्लेस कर दीजिए देश से, और परिवार के सदस्यों को रिप्लेस कर दीजिए उस देश की मुद्रा से, करेंसी से। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि बी देश की जो परिवार के सदस्य हैं वो मजबूत है, आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने देखा कि इस परिवार का एक सदस्य ही काफी था जबकि इनके 4 लग रहे थे। तो बस करेंसी के साथ भी यही होता है कि जिस देश की कम करेंसी में ही काम हो जाए वो करेंसी मजबूत, और जहां करेंसी ज्यादा लग रही है वो करेंसी कमजोर। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि अब देखो $1 में पहले 60 रुपए थे, अब 70 हो गए या 75 हो गए, जो भी बोलते हैं, हम क्या बोल रहे होते हैं कि उस $1 में जो सामान आ सकता है उसी सेम सामान को देने के लिए हमें अपने देश में ज्यादा नोट खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अपने देश की करेंसी कमजोर है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक लैंग्वेज दे दूं तो वो लैंग्वेज क्या होगी कि जिस देश में आत्मनिर्भरता है और वह अन्य देशों की जरूरतें भी पूरी करने का सामर्थ्य रखता है, उस देश की मुद्रा मजबूत होगी। देख सकते हो आप कि इस देश ने अपनी जरूरतें तो पूरी की थी, ये किसी थोड़ी सी दूसरों से मांग रहा था, लेकिन इसने दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी कर दी और खुद भी आत्मनिर्भर है, खुद की जरूरतों के साथ साथ दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। तो इसीलिए इस देश की जो मुद्रा है वो मजबूत हो गई। हमने कहा था अमेरिका इसका एग्जाम्पल। तो बस अब अपने देश की स्थिति क्या है, भारत देश की स्थिति क्या है आजादी के बाद से। देखिए 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की करेंसी मजबूत थी। मजबूत थी इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अमीर या आत्मनिर्भर थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीजन है कि हमारे ऊपर कोई बोरोइंग नहीं था, यानी कोई उधार नहीं था किसी दूसरे देश का। हमारे देश की बैलेंस शीट पर उधारी नहीं थी किसी दूसरे देश की। लेकिन अभी तो देश आजाद हुआ है, अभी गरीबी मिटानी है, रोजगार देना है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। तो हमें दूसरे देश की मदद की जरूरत पड़ेगी,
उनके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आज़ाद हुआ है तो हथियार वगैरह भी खरीदने होंगे दूसरे देशों से रक्षा करने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जब दूसरे देश हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि भाई साहब जो आपने अपनी करेंसी की ये कीमत बढ़ा रखी है ये एक्चुअली सही नहीं है, इतनी कीमत है नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ना आप आत्मनिर्भर हो, ना ही आप दूसरे देशों की ज़रूरत पूरी कर पा रहे हो। तो फिर आपने किस हिसाब से अपने देश की जो करेंसी है वो मजबूत कर रखी है, तो इसको आप कम कीजिए। तो फिर उस समय की सरकार ने अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रुपए की कीमत को कम करना पड़ा। तो जब सरकार खुद कम करती है तो यहाँ से एग्जाम एक सवाल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या बनता है कि बताइए, जब किसी देश में सरकार ही उस मुद्रा की कीमत गिरा देती है, कम कर देती है ताकि दूसरे देश उसमें इन्वेस्ट कर सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी उस रुपए का गिरना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अवमूल्यन, यानी कि डीवैल्यूएशन। और फिर उस रेट पर जब एक्सचेंज होता है तो उस रेट को कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी स्थायी विनिमय दर। अब स्थायी क्यों बोला? क्योंकि देखिए सरकार ने तय कर रखी है वैल्यू, तो जाहिर सी बात है वो फिक्स ही होगी, इधर उधर हो नहीं सकती। ये 1993 तक कई बार हुआ, सरकार ने कई बार दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाने के लिए कई बार वैल्यू कम की अपने हिसाब से, तो बार बार डीवैल्यूएशन हुआ। तो यहाँ से एक और सवाल बन सकता है कि बताइए किस साल तक भारत में रुपए का डीवैल्यूएशन हुआ, अवमूल्यन हुआ? तो 1993 तक अवमूल्यन हुआ। उसके बाद डेप्रिसिएशन हुआ, अवक्षय हुआ। अब इसका क्या मतलब है? देखिए 1993 के बाद सरकार ने यह डिसाइड किया कि अब हम अपने हिसाब से रुपए की वैल्यू नहीं गिराएंगे, जो बाजार तय कर रहा है वही वैल्यू रहेगी। क्योंकि देखिए बाजार से रियलिटी रहती है, तो फिर यह डिसाइड किया गया कि बाजार तय करेगा। तो यहाँ से एक और सवाल बनता है कि बताइए, जब बाजार तय करता है किसी मुद्रा की कीमत और उस वजह से अगर मुद्रा की कीमत कम हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुद्रा का डेप्रिसिएशन। और फिर जब उस रेट पर एक्सचेंज होता है तो वो रेट कहलाती है फ्लैक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी अस्थायी या चल विनिमय दर। अब इसको अस्थायी क्यों कहा? क्योंकि देखिए बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको कहा फ्लोटिंग या अस्थायी। अब देखिए इसमें 1947 और 1993 के बीच में भी काफ़ी डाटा है वैसे तो देखने के लिए, पाउंड का वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन हमें उन सब में अभी नहीं पढ़ना, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है जो हमारे काम की है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा जिससे आपको जो भी किसी को इंटरेस्ट है अगर वो डाटा देखने में वो देख ले। लेकिन मेरी ऐसी सलाह है कि हमें फ़िलहाल जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है वही समझें। बाकी डाटा तो देखिए गूगल दे ही देता है, लेकिन गुरु का काम होता है चीज़ों को समझाना। अब एक सवाल आपके मन में कई बार आता होगा कि यार जो ये पैसा है ये दबा के क्यों नहीं छापते, यानी कि खूब पैसा क्यों नहीं छापते? खूब छापो पैसे, क्या दिक्कत है? तो आइए अभी इसी चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए ये जनता है, ये मार्केट है, और आपकी बात मान के खूब पैसे छाप भी दिए गए। अब पैसा छपने के बाद कहाँ आएगा? पब्लिक के पास ही आएगा, जनता के पास ही आएगा। तो मान लीजिए इन सभी के पास अब पैसा आ गया। अब जैसे इनके पास पैसा आएगा तो क्या होगा? ये सभी लोग मार्केट में चीज़ों की डिमांड करेंगे कि अब तो हमारे पास पैसा आ गया, चलो चीज़ें खरीदने चलते हैं। लेकिन जैसे ही इतनी सारी डिमांड एक साथ मार्केट में आएगी तो फिर क्या होगा? जाहिर है जब डिमांड बढ़ती है तो भाव भी बढ़ते हैं, तो मार्केट वाले क्या करेंगे? चीज़ों के भाव बढ़ा देंगे। तो फिर देखिए फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि पैसा खूब छापो और गरीबी कम हो जाएगी। गरीबी का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी जो पैसे का वितरण है हमारे देश में वो किस प्रकार है। अब मान लीजिए ये कुल मनी है और ये है नागरिक यानी पब्लिक। अब हमारे देश की क्या स्थिति है वो बताता हूँ। ये जो मनी है इसका ऑलमोस्ट 77% यानी इतना सारा भाग ओनली 10% लोगों के पास है, यानी कि 10% लोग मौज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 77% पैसा उन्हीं के बीच में घूम रहा है। और जो बाकी का जो पैसा है, सिर्फ इतना सा जो पैसा बचा है वो 90% लोगों के पास घूम रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि ज्यादा लोगों के बीच में कम पैसा है और कम लोगों के बीच में ज्यादा पैसा है। गरीबी इस वजह से होती है। तो जब ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो जाएगा तो फिर चीज़ों का सॉल्यूशन निकलना भी शुरू हो जाएगा। ये तो नॉलेज वाली बात हो गई। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए रुपए की वैल्यू गिरी, ये हमने देखा। तो रुपए की वैल्यू गिरने से अब खुश कौन होता है और दुखी कौन होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल से आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। टेबल में मैंने क्या बनाया है कि मैंने दो कंडीशन ली है।
पहली कंडीशन जब $1 में 60 रुपए हो, और दूसरी कंडीशन जब रुपए गिर गया, मान लो रुपए गिर जाता है और $1 में 120 रुपये हो गए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो इससे आयात यानी इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ा और निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर क्या फर्क पड़ा, यानी कौन दुखी हुआ और कौन खुश हुआ, वो अभी देखेंगे। तो पहले आयात यानी इंपोर्ट की बात करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इंपोर्ट मतलब क्या, विदेशों से सामान मंगाना। तो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है कि हम विदेशों से क्रिकेट का बैट मंगा रहे हैं, ठीक है, और उस बैट की जो वैल्यू है वो है $1। अब ये कोई बंदा भारत में बैठा है, वो विदेशों से सामान मंगाता है और यहाँ पर बेचता है। ये विदेश का एक बंदा है। तो इसने बोला भाई साहब एक बैट मिलेगा, कि बिल्कुल मिलेगा, ये लीजिए, ठीक है। तो ये इसे बोलेगा मुझे आप $1 दो। अभी अपने घर से तो डॉलर लाएगा नहीं, इसके पास तो रुपए हैं। तो ये क्या करेगा, एक्सचेंज वाले के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई साहब मुझे $1 चाहिए। तो वो बोलेगा आप मुझे 60 रुपये दो। तो इसने अपनी जेब से 60 रुपये दिए, $1 लेके आया और इसको दिया, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। जब $1 में 120 रुपये हो गया, रुपया गिर गया। अब बात फिर वही है, इसने इसको एक बैट दिया, इसको $1 चाहिए, लेकिन अब जब ये एक्सचेंज वाले के पास जाएगा, बोलेगा भाई साहब मुझे $1 दो। तो वो क्या बोलेगा, तुम पहले अपनी जेब से 120 रुपये दो। तो पहले ये 60 रुपये दे रहा था अपनी जेब से, अभी अपनी जेब से 120 रुपये देगा। तो इसका तो काम खराब हो गया। देखिए सैड भी हो गया बेचारा, क्यों, अब इसको महंगा पड़ गया। यानी ये करेंसी का गिरना इस आयात वाले के लिए, इंपोर्ट वाले के लिए नुकसान वाला साबित हो रहा है। तो फिर क्या करेगा, बैट की प्राइस महंगी करेगा और इसका धंधा एक तरीके से थोड़ा खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं निर्यात की यानी एक्सपोर्ट की। तो ऐसा मान लीजिए कि हॉकी जो है वो भारत में बनती है और विदेशों में जाती है, ऐसा मान लीजिए, और एक हॉकी की इंडिया में जो कीमत है वो 60 रुपये है। अब देखिए जब इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पर। तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड भी ज्यादा है। सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था। तो अभी इसने हॉकी मंगाई भारत से। तो इसने बोला कि भाई साहब मैंने आपको हॉकी दी, आप मुझे $1 दो। तो विदेश वाले ने भारत वाले को $1 दिया। अभी $1 की रेट क्या है, 60 रुपये। तो अभी एक हॉकी आएगी, क्योंकि एक हॉकी 60 रुपये। तो अभी इसको $1 में एक हॉकी मिली। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब $1 में 120 रुपये हो गए, तो अभी क्या होगा, ये इसे $1 देगा, इसे $1 में 120 रुपये मिलेंगे एक्सचेंज वाले के पास से। तो ये उस 120 रुपये में इसको 2 हॉकी प्रोवाइड करा सकता है। तो अभी क्या होगा, इसको जब एक ही डॉलर में पहले एक हॉकी मिल रही थी, लेकिन अब इसे 2 हॉकी मिल रही है, तो ये अपने मार्केट में क्या करेगा, हॉकी की प्राइस सस्ती कर देगा। अब जब हॉकी की प्राइस सस्ती हो जाएगी तो मार्केट में इंडियन हॉकी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सस्ती है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगी तो इसका धंधा तो चल पड़ेगा, इसको तो और फायदा होगा, इसको और ऑर्डर मिलेंगे कि भाई साहब इंडियन हॉकी की डिमांड बढ़ रही है, आप और हॉकी लेके आओ। तो ये तो खुश हो गया, क्यों, इसका धंधा और चल गया, ये और हॉकी विदेशों में सप्लाई करेगा। तो ये खुश हो गया, ये दुखी हो गया। और ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री को एक्सपोर्ट में फायदा हो रहा है और इंपोर्ट में नुकसान हो रहा है। कब, जब वैल्यू डाउन होती है उसकी करेंसी की। तो इससे क्या समझा जाए कि यदि आप एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो तो ओवरऑल आपको फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा। तो इससे आप जब टोटल निकालोगे तो आप फायदे में ही रहोगे। अब देखिए मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में एक चीज कही थी, वो ये था कि कुछ कंट्रीज पे ये इल्जाम लगता है कि वो जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन करती है। तो अब आपके दिमाग में हल्का हल्का सा आया होगा कि ऐसा इल्जाम किस कंट्री पर लग सकता है। जाहिर है जिसका निर्यात ज्यादा हो, यानी जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती हो और इंपोर्ट कम करती हो, उसको ओवरऑल फायदा होगा जब उसकी वैल्यू डाउन होगी करेंसी की। तो जाहिर है ऐसा इल्जाम उस पर लग सकता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए मैंने एक लाइन लिखी है कि देते ज्यादा हो और लेते कम हो तो गिराओ। ये लाइन मैंने कहाँ से निकाली है, इसी कॉन्सेप्ट से निकाली है। जो मैंने ये टेबल बनाई है इसको मैंने एक लैंग्वेज दे दी है, हल्की सी छोटी सी लैंग्वेज है कि देते ज्यादा हो और लेते कम हो तो गिराओ, क्योंकि ओवरऑल फायदा होगा। अब एक चीज के बारे में और बात करते हैं, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या होता है, देखिए वैसे तो इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन हमें इतना नहीं जानना, हमें बस अपना इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। तो हमें बस इसको हल्का हल्का सा समझ लेना है। इंपॉर्टेंट जो चीज है इसकी वो ये है कि ये सब जो चीजें हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जैसे ट्रेड डेफिसिट वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एक तराजू बनाया है। इसमें मैंने क्या लिखा है, विदेशी मुद्रा का आना और अपनी मुद्रा का जाना। हर देश ये बैलेंस करने का ट्राई करता है, और वो बैलेंस है कि नहीं है ये देखने के लिए ऐसे ये जो है फॉर्मूला और मैथ वगैरह लगाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अपने देश में ये जो बैलेंस है, विदेशी मुद्रा का आना और अपनी मुद्रा का जाना, वो किस प्रकार का है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है।
एग्जाम्पल क्या है, दो देश है, एक देश है ए, दूसरा बी। ये एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, यानी विदेशों में अपना सामान ज़्यादा बेचता है और खुद कम मंगवाता है, जैसे कि चाइना। और ये कोई ऐसा देश है जो ज़्यादा मंगाता है और बाहर कम भेजता है, वो कोई भी देश हो सकता है। अब हम समझ क्या रहे हैं, ये देखिए, हम समझ रहे हैं कि जब वैल्यू डाउन होती है करेंसी की तो फायदा कैसे होता है। देखिए, एक्सपोर्ट इसका ज़्यादा है तो जाहिर है इसका फायदा भी ज़्यादा होगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 80% एक्सपोर्ट करता है, तो फायदा ले लीजिए कि 80,000 का इसको फायदा हो गया। और ये 20% का इंपोर्ट करता है, तो जब वैल्यू डाउन होगी करेंसी की तो कुछ नुकसान भी होगा। अब 20% इंपोर्ट कर रहा है तो इसमें नुकसान हो गया, तो मान लीजिए 20,000 का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल देखिए, 80,000 का फायदा, 20,000 का नुकसान, तो बच्चों वाली मैथ है कि 60,000 का इसको फायदा ही हुआ। लेकिन इस देश की हालत देखिए, अगर इस देश में वैल्यू डाउन होती है, जो एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट में तो फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो नुकसान भी ज्यादा होगा। तो यहाँ ओवरऑल नुकसान निकल कर आएगा। ये फर्क पड़ता है वैल्यू डाउन होने का किसी भी देश की करेंसी का। तो यदि अपने देश में भी यदि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो कई बार वैल्यू गिराने का फायदा हो जाता है। इसीलिए यदि आप अपडेट रहते हो तो आपने सुना होगा कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर ये इल्जाम लगाया था कि चाइना जो है अपने करेंसी की वैल्यू जानबूझकर गिरा रहा है, कम कर रहा है। अब इस पे अलग से टॉपिक बन जाएगा कि वैल्यू कैसे डाउन कर सकते हैं जानबूझकर। लेकिन फिलहाल हमें बस इतना समझना है कि कुछ तरीकों से जानबूझकर भी वैल्यू डाउन की जाती है करेंसी की। एक तो जैसे ज़्यादा नोट छापने का मैंने आपको बता ही दिया, एक कुछ और भी तरीके होते हैं, हमें उतना कुछ नहीं जानना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस फिलहाल आपने समझ लिया कि कैसे जब कोई करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो उसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी रेट होती है। जैसे मैंने आपको वो बताया, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है। तो दोस्तों, अब अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही कंटेंट और लाता रहूं, तो यार देखो, इस चैनल को आगे पहुंचाना भी आप ही के हाथ में है। मैं खाली अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकता हूं, जितना कोशिश कर सकता हूं इजी लैंग्वेज में समझाने की, वो मैं कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप बस अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते रहिए, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तो फिलहाल मैं फ़ोन को वर्टिकल कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर पक्का करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखना, स्टडी महागुरु पर जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।